प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के काइनेटिक्स के प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी और आज के लेक्चर में हम लोग एक नए तरह का फोर्स स्टडी करेंगे विच इज़ डेवलप्ड इन अ मेंबर कॉल्ड स्प्रिंग। ठीक, स्प्रिंग फिजिक्स में एक ऐसा मेंबर है जिसको कंप्रेस भी किया जा सकता है और स्ट्रेच भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको इस मेंबर की क्लियर होनी चाहिए। दिस मेंबर in kinetics can be stretched or compressed। ठीक है, हम लोग इसमें ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी देख सकते हैं जो इसको स्ट्रिंग से डिफरेंट बनाती है। स्ट्रिंग को हम लोग केवल स्ट्रेच कर सकते हैं, मगर जो स्प्रिंग है उसको हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं और स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ये इसका डिफरेंस है। ठीक, अच्छा, ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, इस दौरान स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है विच इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ compression or elongation. Elastic potential energy is developed within spring। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर जो है एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है और इसी दौरान जो है स्प्रिंग में इंटरनली एक फोर्स भी डेवलप हो जाता है, एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है विच इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स ड्यूरिंग सेम, मतलब जो ऊपर वाले प्रोसेस हैं इसी दौरान एन इंटरनल फोर्स इज डेवलप्ड within spring called restoring force। ठीक है, ये restoring force बेसिकली एक लॉ से डिफाइन होता है which is called हुक्स लॉ। ठीक, सिंपल सा लॉ है, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई कि स्प्रिंग की जो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो तुम्हें याद रखना है। एक कि इसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है और कंप्रेस भी किया जा सकता है। दूसरा, जब भी स्ट्रेचिंग या इलोंगेशन का प्रोसेस हो रहा होगा या कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा होगा उस दौरान स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हालांकि यहाँ पर हम लोग इसकी ये प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, ये प्रॉपर्टी हम लोग जब एनर्जी देखेंगे पार्टिकल की तब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी को यहाँ हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे कि जिस दौरान इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही होगी उस दौरान जो है क्या हो रहा होगा कि एक रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में डेवलप हो रहा होगा और ये रेस्टोरिंग फोर्स हम लोग हुक्स लॉ से जो है डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि स्प्रिंग का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, मतलब जब हम लोग मैकेनिक्स की प्रॉब्लम हैंडल कर रहे होंगे तो उस समय इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया होगा। तो लेट मी चेक कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। रिप्रेजेंटेशन एंड हुक्स लॉ हम लोग पैरेलली साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल सा लॉ है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हम स्प्रिंग को एक ऐसा हेलिकल मेंबर की तरह डिफाइन कर सकते हैं या हम लोग स्प्रिंग को इस तरह से, जैसे रेजिस्टेंस आप लोग बनाते थे इलेक्ट्रिसिटी में इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको अपने कन्वीनियंट लगे आप उसके अकॉर्डिंग दोनों में कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब देखते हैं हुक्स लॉ क्या है। सपोज अपने पास कोई ब्लॉक था जिसके एक एंड को मैंने एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया, राइट, और फिर इस ब्लॉक को मैंने राइट साइड की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया x। ठीक, तो जब मैं ब्लॉक को राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँगा उस दौरान पे स्प्रिंग के अंदर लेफ्ट साइड में एक फोर्स डेवलप हो रहा होगा F और ये फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस फोर्स F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x
राइट। और अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं देन वी विल गेट F इज इक्वल टू माइनस KX। ठीक, जहाँ पे ये जो माइनस साइन मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ये माइनस साइन ये दिखाता है कि ये फोर्स रेस्टोरिंग है। रेस्टोरिंग का मतलब क्या है कि जो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस तरह का फोर्स है। F इज इक्वल टू माइनस KX। इस एक्सप्रेशन से ये फोर्स दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने ब्लॉक को जो स्प्रिंग से अटैच्ड है लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट x देते हैं, तो इस स्प्रिंग में जो फोर्स है वो राइट साइड में डेवलप होगा, और ये फोर्स भी F किसके बराबर होगा, माइनस KX के बराबर होगा। ठीक, अच्छा, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने यहाँ डाला है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि जिस वायर से हमने बनाया हुआ है स्प्रिंग को, उस वायर का सामने का क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह का क्रॉस सेक्शन है उस तरह के क्रॉस सेक्शन पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है। दुनिया में जो सबसे मजबूत स्प्रिंग बनती है उसका जो सामने का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ट्रेपेजॉइडल होता है। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन वाले स्प्रिंग के लिए जिसका जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रेपेजॉइडल है, इस तरह के सेक्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे अच्छा और सबसे मजबूत स्प्रिंग होती है। इस तरह की स्प्रिंग तुमने कहाँ देखी होगी ये भी बताते हैं। कभी जो है कोई ट्रेन जो रुकी हुई है उसके शॉकर को देखना, ट्रेन का जो शॉकर है वो भी इसी तरह स्प्रिंग का होता है। तो जब तुम उस शॉकर को देखोगे तो तुम देखोगे कि जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो ट्रेपेजॉइडल है, ट्रेपीजियम के जैसा है। तो ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन वाला जो स्प्रिंग होता है वो सबसे मजबूत स्प्रिंग होता है। ठीक, इसके अलावा हम लोग इस रिजल्ट को जो हमने यहाँ निकाला है 2 चैप्टर में अलग अलग और पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल हम लोग हुक्स लॉ को यूज करेंगे कि स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है वो किसके बराबर है, माइनस KX। मगर आगे जब अभी हम लोग जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे तो एक बार में तो इसका एनर्जी का बिहेवियर देखेंगे, और साथ साथ आगे तुम्हें ये भी प्रूव करके दिखाएंगे कि ये जो फोर्स माइनस KX डेवलप हुआ है स्प्रिंग में, इसके कारण ब्लॉक एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन करने लगता है, और ये ऑसिलेटरी मोशन एक तरह का अपने आप में एक अलग चैप्टर ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, विच इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्प्रिंग को आगे आने वाले 2 और चैप्टर्स में हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे। एक हम लोग अभी जो यहाँ प्रॉपर्टी देखेंगे वो केवल ये देखेंगे कि स्प्रिंग को खींचो तो उसमें फोर्स KX डेवलप हो जाता है, जो जिस डायरेक्शन में खींचोगे या डिस्प्लेसमेंट दोगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग केवल इसकी इतनी ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, तो कुछ जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू हम दिखाते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है जब ये मेंबर का फोर्स डेवलप हो रहा होता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं जिसमें हम लोग इस फोर्स को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, और इस एग्जाम्पल में हमने बिल्कुल अपना पुराना जो सिंपल एक एटवुड मशीन वाला प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कंसिडर किया है। केवल किया क्या है कि स्ट्रिंग के साथ साथ स्प्रिंग भी अटैच कर दिया है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये वाला मास स्मॉल m है, और ये वाला मास हम लोग कैपिटल M ले लेते हैं। हमको बताना है कि स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच डेवलप हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच डेवलप हुआ है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। वी विल कैलकुलेट स्ट्रेच इन स्प्रिंग। ठीक, तो जैसे ही हम लोग क्या देखते हैं कि इस सिस्टम को रिलीज करेंगे, ये सिस्टम जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। क्यों मूव करने लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर इधर फोर्स mg लग रहा होगा, इधर टेंशन T लग रहा होगा, इधर टेंशन T लग रहा होगा, ये कैपिटल mg इधर आ रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ये सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। जिसमें जो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है वो स्मॉल mg है, जो पूरे सिस्टम में जो ब्लॉक स्मॉल m है उसे डाउनवर्ड ले जा रहा होगा, जिसके कारण ब्लॉक कैपिटल M राइट साइड पे मूव करने लगेगा। हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स mg डिवाइडेड बाय टोटल मास और टोटल इनर्शिया m प्लस m, यही इसका एक्सेलरेशन आ गया है। सॉल्व करके हम लोग t की वैल्यू निकाल लेंगे। t की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो होगी कैपिटल ma के बराबर, तो ये आ जाएगी कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक, तो अब क्या है कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग मैंने बताया अंडर टेंशन एक जैसे होते हैं, तो जो स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होगा वो मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। ठीक,
वो तुमको चेक भी करके दिखा देते हैं ऐसा क्यों है। अगर हम लोग अपने स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक, तो यहाँ ये स्ट्रिंग से जुड़ा है, स्ट्रिंग के इस एंड के कारण इस पे टेंशन टी इधर लिख रहा है, जिससे हम मानते हैं कि स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ होगा, तो इसमें जो फोर्स डेवलप हुआ होगा वो क्या आया होगा, के वाई। स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों को ही मासलेस कंसिडर किया जाता है, तो अगर हम स्प्रिंग का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी माइनस के वाई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 0 है और एक्सेलरेशन a है, तो इससे हमें t की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी, के वाई के बराबर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं k इंटू वाई है, जहाँ y हमने माना है कि स्प्रिंग में स्ट्रेच है, तो सॉल्व करने पे हमको स्प्रिंग में स्ट्रेच मिल जाएगा कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी के अपॉन m प्लस m। ठीक, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैंने केवल इसलिए यहाँ पे तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाया ताकि तुम्हारे मन में ये क्लियर रहे कि अंडर टेंशन स्प्रिंग फोर्स और स्ट्रिंग फोर्स दे आर सेम, के वाई और टी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक, इस ब्लॉक को मैंने वर्टिकल प्लेन में 2 स्प्रिंग्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, इनिशियली द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, हमारा ब्लॉक जो है इनिशियली इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, मैं ऑब्जर्व क्या करता हूं कि अगर मैं इस अपर स्प्रिंग को कट कर दूं, ठीक, तो व्हाट आई ऑब्जर्व इज व्हेन the upper spring is cut, the instantaneous acceleration of block is suppose 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, एक सिंपल वैल्यू, ठीक है। और तुमको ये बताना है कि अगर हम लोअर स्प्रिंग को कट कर दें तो इस ब्लॉक का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ लोअर स्प्रिंग इज कट। अगर लोअर स्प्रिंग को कट कर दिया जाए तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक। ओके, तो अगर हम लोग जो ब्लॉक दिया है जिसका मास नहीं दिया है प्रॉब्लम में, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ब्लॉक का जो वेट है mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। इस ब्लॉक के वेट ने नीचे वाली स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा, जिसके कारण स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हुआ होगा जिसने ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड किया होगा, Fl मान लेते हैं लोअर स्प्रिंग के कारण, और इसी वेट mg ने अपर स्प्रिंग को खींचा होगा, तो इसके कारण भी स्प्रिंग में अपर स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हुआ होगा जो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आया होगा। ये फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, Fu। अगर हमारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो हम ये देख रहे हैं कि Fl प्लस Fu किसके बराबर आ रहा है, mg के बराबर आ रहा है। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, ओके, अब सपोज क्या कह रहा है कि इसने अपर स्प्रिंग को कट कर दिया है, तो जैसे ही अपर स्प्रिंग को कट किया जाएगा अपर स्प्रिंग का जो टेंशन या स्प्रिंग फोर्स है वो वैनिश कर जाएगा। एज सून एज अपर स्प्रिंग इज कट, द फोर्स ड्यू टू इट विल वैनिश। इसमें जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी mg माइनस एफ ऑफ लोअर स्प्रिंग इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 6m। और अगर हम लोग g की वैल्यू 10 ले लें तो हमें fl की वैल्यू मिल जाएगी 4m, तो हमें ये fl की वैल्यू मिल जाती है। तो फिर अब इससे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके, इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके f अपर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो हमें 6m मिल जाएगी Fl की वैल्यू और G की वैल्यू इक्वेट करने पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो F अपर है वो भी mg से छोटा ही है, मतलब mg हमारा 10m है और F अपर जो है वो 6m है। तो इवन जब हम लोअर स्प्रिंग को कट करेंगे तो भी ब्लॉक नीचे के डायरेक्शन में ही जाएगा, और उस केस में जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी
व्हेन लोअर स्प्रिंग इज कट, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होगी mg माइनस एफ अपर इज इक्वल टू m इंटू ए। ये आ जाएगा 10m माइनस 6m इज इक्वल टू ma। सॉल्व करने पे a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके। अच्छा, कुछ वैरायटी की प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें कई सारी कंपोजिट स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर दी जाती हैं। सपोज मैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें यहाँ मेरे पास एक स्प्रिंग थी, फिर एक और स्प्रिंग को हमने कनेक्ट किया, फिर एक और स्प्रिंग को कनेक्ट किया। इस तरह से मैंने कई स्प्रिंग्स को कनेक्ट किया और फिर इस पर कुछ फोर्स F लगाया। ये K1 था, ये K2 था, इसमें K3 ले रहे हैं, K4, और लास्ट स्प्रिंग का स्टिफनेस Kn ले रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस। तो क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट x1 है, फर्स्ट स्प्रिंग में अगर मैं कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट x1 है, सेकेंड स्प्रिंग में x2 है, थर्ड स्प्रिंग में x3 है, इसी तरह nth स्प्रिंग में अगर डिस्प्लेसमेंट xn है तो फिर K1 x1 शुड बी इक्वल टू K2 x2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू सम Kn xn। और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग में x, इट शुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2 टिल xn। अब अगर हम इन सबको एक सिंगल स्प्रिंग से जो है रिप्लेस कर दें जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f बाई के नेट, और इसी तरह इस x1 को लिख सकते हैं f बाई k1 प्लस f बाई k2 टिल f बाई के एन, जो सॉल्व होने पे हमें दे देता है कि 1 बाय के नेट इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 टिल 1 बाय kn। तो ऐसा देख रहे हैं कि सीरीज में जब स्प्रिंग्स जुड़ी होती हैं तो इन स्प्रिंग्स का जो नेट स्टिफनेस होता है वो बिल्कुल जैसा तुम लोग रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10th क्लास में पढ़ते थे, बिल्कुल उसी के जैसा है। तो हम एन स्प्रिंग्स को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगा सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें इस वैल्यू के बराबर मिलेगा। ओके, तो जो हम लोगों ने स्प्रिंग को सीरीज़ में कनेक्ट करना देखा है उस पर एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज़ मेरे पास 3 स्प्रिंग्स थी, 3 स्प्रिंग से मैंने एक मास को अटैच किया और सपोज़ मास कैपिटल M ले लेते हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है। और हम लोगों को फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेच इन मिडिल स्ट्रिंग। ठीक है, देखते हैं कि मिडिल स्ट्रिंग में क्या स्ट्रेच है, कैलकुलेट करते हैं। फाइंड स्ट्रेच इन मिडिल स्प्रिंग। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो क्योंकि फिर से तीनों स्प्रिंग सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं और स्प्रिंग जो है वो मासलेस है, तो स्प्रिंग क्योंकि मासलेस है तो हर पॉइंट पे जो टेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और वो टेंशन यहाँ कोई और नहीं प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि mg ही जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि K2 Y2 जो है वो mg के बराबर है, या Y2 किसके बराबर आ जाएगा, mg बाय K2। ठीक इसी तरह अगर हम फर्स्ट स्प्रिंग की बात करें तो उसमें mg बाय K1 होगा, और जो थर्ड स्प्रिंग है उसमें mg बाय K3 स्ट्रेच होगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, तो एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग स्प्रिंग का, जिसमें सपोज़ मेरे पास 3 स्प्रिंग्स हैं और इन तीनों स्प्रिंग्स को मैंने पैरेलल जैसे कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया और कोई फोर्स F लगाया। ये K1 है, ये K3 है और मिडिल वाला स्प्रिंग K2 है। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम इस प्लैंक को x डायरेक्शन आगे खींचेंगे तो तीनों स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स जो है प्रोड्यूस होगा, जो अप्लाइड फोर्स F को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि F की वैल्यू जो है वो K1x प्लस K2x प्लस K3x होगी। अगर इन सब को हटाकर मैं यहाँ एक स्प्रिंग सिंगल डाल दूँ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसको फोर्स F से खींचूँ तो उसको भी डिस्प्लेसमेंट x ही मिलना चाहिए। तो Kx जो है अपने पास आ जाएगा K1x प्लस K2x प्लस K3x, और सॉल्व करने पे K की वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2 प्लस K3।
ठीक। तो जब जब जो स्प्रिंग्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट या नेट स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो बिल्कुल जैसा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में सीरीज के जैसा होता है वैसा ही होता है। मतलब सीधे सीधे हमको क्या करना है, सारे स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ पर थ्योरी को सपोर्ट करते हुए एक छोटा सा प्रॉब्लम कंसिडर किया जाए। सपोज मेरे पास एक ब्लॉक था जिसमें इधर एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, इधर एक स्प्रिंग कांस्टेंट K2 था, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K2 था। इस कॉम्बिनेशन में ज़रा मुझे बताओ कि दोनों स्प्रिंग सीरीज़ में जुड़े हैं या पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि अगर मैं इस ब्लॉक को x अमाउंट डिस्प्लेस करता हूँ तो ब्लॉक पर जो है फर्स्ट स्प्रिंग में स्ट्रेच होगा राइट साइड पे, जिसके कारण इसके ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा K1x, और इसी तरह K2 स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगी जिसके कारण इस पर फोर्स लगेगा K2x। तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो है K1x प्लस K2x। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों स्प्रिंग से जो इफेक्टिव फोर्स आ रहा है वो कुछ पैरेलल वाले फॉर्मूले के जैसा जो है रूप ले रहा है या फॉर्मेट ले रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों स्प्रिंग्स किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है ये, याद भी रखना। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो दोनों स्प्रिंग हमें किस तरह के अरेंजमेंट में नज़र आ रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नज़र आती है। यहाँ पे हमने कुछ और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स लिए हैं। इस मिसलेनियस एग्जाम्पल में हमारे पास एक पुली, ब्लॉक और स्ट्रिंग का सिस्टम दिया है। मासेस शो किए गए हैं, यहाँ पर इक्वल हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट शो किए गए हैं। कहता क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड ब्लॉक को उसकी पोजीशन पे फिक्स रखते हुए हम राइट हैंड साइड ब्लॉक को y अमाउंट से ग्रेजुअली डिस्प्लेस करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमको ये बताना है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स हमको चाहिए होगा ताकि दोनों ब्लॉक जो हैं वो मोशनलेस रहें। तो ठीक है, हम मान लेते हैं शुरू में हम लोग की जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाली स्प्रिंग है उसमें जो इक्विलिब्रियम स्टेटस में डिफ्लेक्शन हुआ कुछ y1 0 है, और जो राइट हैंड साइड स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 0 है। क्योंकि स्प्रिंग जो है वो मासलेस हैं तो फिर हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। देन वी कैन से दैट k इंटू y1 0 शुड बी इक्वल टू 2k इंटू y2 0। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और यहाँ से अपने पास आ जाता है रिजल्ट कि y1 0 इज ट्वाइस ऑफ y2 0। इसके अलावा जब हम लोग क्या करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपने ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे तो फिर से स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेच जनरेट हो जाएगा। सपोज y1 और y2 स्प्रिंग में स्ट्रेच जनरेट हो जाता है, तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगा y1 0 प्लस y1 इज इक्वल टू 2y2 0 प्लस y2 प्लस y2। और इसके अलावा हम लोग जान रहे हैं कि y1 प्लस y2 जो है वो y के अकॉर्डिंग है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो इन इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हम y1 और y2 की वैल्यू पा सकते हैं। y1 जो है वो 2y/3 आ जाएगा, और y2 जो है वो y/3 आ जाएगा। ये दोनों स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट है जब हम राइट हैंड साइड ब्लॉक को y अमाउंट डिस्प्लेस करते हैं। और अब हम लोग टेंशन भी निकाल सकते हैं। टेंशन T जो है वो k इंटू y1 0 प्लस y1 हम लोग लिख सकते हैं, इसे 2k इंटू y2 0 प्लस y2 भी लिख सकते हैं, जो अपने पास आ जा रहा है mg प्लस 2kx/3। राइट, तो हम देख रहे हैं कि mg जो टेंशन है वो mg से बड़ा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमको किसी भी ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग किसी भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करें तो इस पे mg लग रहा होगा, t अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो t ब्लॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो f एक्सटर्नल हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना चाहिए। तो क्लियरली अपने को f एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी, t माइनस mg विच विल बी 2kx/3।
इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम सिस्टम को किस में रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। इस प्रॉब्लम में ये ऑब्जर्व करना कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट्स लिए हैं वो सब इक्विलिब्रियम पोजीशन से लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमेशा जब दो स्प्रिंग डिस्प्लेस हो रही हो या किसी सर्टेन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम लोग किस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है हम लोग सारे डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप सारे स्टेप्स को न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी आप सब लोग चेक करना, ओके। यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में 3 स्प्रिंग्स को अलग अलग पॉइंट से एक वर्टिकल सीलिंग से हमने सस्पेंड किया था, फिर एक कॉमन पॉइंट पी पर नॉट लगाकर एक मास जो है अटैच कर दिया है। कहता है स्प्रिंग में जो स्ट्रेच डेवलप होता है मास लगाने से वो ओरिजिनल लेंथ के कंपैरेटिव जो है वो नेग्लिजिबल है, तो फिर हमको मिडिल स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। तो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेच काफ़ी छोटा है तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग, जो ड्यूरेशन हो रहा होगा जिस दौरान स्प्रिंग में खिंचाव हो रहा होगा, थीटा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ड्यूरिंग स्ट्रेच थीटा इज व्हाट कांस्टेंट। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ ये एल थी ये वाई है और सीलिंग्स पे 2 पॉइंट के बीच कुछ डिस्टेंस एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा एल इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा वाई, या डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई बाय एल इंटू डेल्टा वाई। तो वाई बाय एल यहाँ पे हम लोगों को टैन थीटा के बराबर ही मिलेगा, और टैन थीटा अपने को दिया गया है, अच्छा वाई बाय एल है, तो वाई बाय एल जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा हम लोग निकाल लेंगे, कॉस 37 डिग्री जो है अपने को मिल जाएगा 4/5 इंटू डेल्टा वाई। अब इसके बाद प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, केवल ब्लॉक में फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन पा जाते हैं, इस वाली स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा वो होगा के डेल्टा एल, और इसमें भी डेवलप होगा के डेल्टा एल, और इसमें जो फोर्स डेवलप होगा वो होगा 2k डेल्टा वाई। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपने को मिलेगा 2k डेल्टा वाई प्लस 2k डेल्टा एल कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो डेल्टा एल को हम लोग लिख सकते हैं 2k डेल्टा वाई प्लस 2k delta L can be written as 4/5 delta y, and cos theta can again be written as 4/5 is equal to mg। तो यहाँ पर अपने पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, 2k डेल्टा y की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ये आ जाएगा 1 + 16/25 इज इक्वल टू mg। तो इधर आ जाएगा 25 और 16 41। तो सॉल्व करने पे हम लोग देख सकते हैं कि 2k डेल्टा वाई की वैल्यू आ जा रही है 25 mg/41, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड टेंशन है मिडिल स्प्रिंग में, ओके।